Hello everyone, welcome back. So today we are going to discuss some questions from exercise 1.2. Now the first question is, consider the number 4n where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4n ends with the digit 0. उसने बोला हमारे पास एक नंबर है 4n और n नेचुरल नंबर है, दैट मीन n की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से होगी 1, ठीक है, 1 से लेके 100 ऑन काउंटिंग नंबर्स होते हैं नेचुरल नंबर्स. देन हमें चेक करना है देर इज एनी वैल्यू ऑफ एन कि एन की अगर कोई भी वैल्यू होगी फोर एन एंड्स विद द डिजिट ज़ीरो. जो एन की वैल्यू हम कोई भी पुट करेंगे फोर एन में तो जो नंबर हमारे पास मिलेगा, जो नंबर हमारे पास सॉल्व करके मिलेगा एन की वैल्यू पुट करने के बाद, उस नंबर का जो एन डिजिट होगा वो क्या होना चाहिए, ज़ीरो. ये हमने चेक करना है. सो स्टूडेंट्स, आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी होगी, इफ़ एनी नंबर एंड विद द डिजिट ज़ीरो, if the any number end with 0, it should be multiplied by 10 or it is also divisible by 2 and 5. हम ये भी कह सकते हैं, ठीक है. या हम एक और तरीके से भी बोल सकते हैं कि किसी भी नंबर की अगर एंड डिजिट ज़ीरो हो या ज़ीरो चाहिए हमें, तो 2 and 5 उसके फैक्टर्स होने चाहिए. मतलब ये जो पेयर है 2 and 5 का, वो उसका फैक्टर्स होना चाहिए. ये देखिए, जैसे मैंने 10 लिया, 10 एक डिजिट है, ज़ीरो, तो मैं इसके फैक्टर बनाऊँ 2 and 5 है. 20 ले लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5. ये देखिए एक पेयर 2 and 5 का ऑलवेज अवेलेबल होगा जब एक एंड डिजिट ज़ीरो होगी. अब जब कोई नंबर है जिसमें दो एंड डिजिट ज़ीरो होंगी तो कम से कम दो पेयर्स मिलेंगे 2 and 5 के, ठीक है. तो ये देखिए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, तो यहाँ पर देखिए कम से कम दो पेयर्स मिले 2 and 5 के, ठीक है. दैट मीन्स इफ अगर आपके पास कोई भी नंबर है जिसकी एंड डिजिट हमें ज़ीरो चाहिए, अगर एक एंड डिजिट ज़ीरो चाहिए तो 2 and 5 उसके फैक्टर्स होने चाहिए. मतलब ये जो पेयर है 2 and 5 का, उसका फैक्टर्स होना चाहिए. अगर हमें दो एंड डिजिट ज़ीरो चाहिए तो इसका मतलब है कि कम से कम दो पेयर्स जो 2 and 5 के हैं वो उसके फैक्टर्स होने चाहिए. ऐसे ही अगर आपको 4 ये 4 एंड डिजिट ज़ीरो चाहिए तो कम से कम 4 पेयर्स 4 and 5 के उसके फैक्टर्स होने चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, ये आपको कंसेप्ट समझ में आ गया. अब देखिए हमारे पास नंबर क्या है 4n, मैंने इसको फैक्टराइज किया तो ये क्या बना 2 इंटू 2 पावर n. तो इसमें देखिए 2 इंटू 2, 5 तो है ही नहीं, सिर्फ 2 है. इसका मतलब क्या होगा कि ये जो नंबर है सिर्फ 2 से डिवाइड होगा. तो मैंने क्या बोला था, इफ़ एनी नंबर एंड विद द ज़ीरो इट शुड बी डिविजिबल बाय 2 and 5. तो ये तो 5 से डिविजिबल नहीं है. इसका मतलब क्या है कि अगर हम कोई भी n की वैल्यू पुट करेंगे तो उसका n डिजिट ज़ीरो नहीं आएगा. ओके, आप यहीं से भी देख सकते हैं कि मैंने क्या बोला था कि अगर हमें कोई भी n डिजिट ज़ीरो चाहिए, अगर एक भी n डिजिट ज़ीरो चाहिए तो 2 and 5 का पेयर उसका फैक्टर्स होना चाहिए. तो यहाँ पर 2 and 5 तो है, 2 है बट 5 तो है ही नहीं. मतलब इसका ये हुआ कि 4n कभी भी ज़ीरो डिजिट से एंड नहीं हो सकता. तो देखिए हमने क्वेश्चन कैसे लिखना है, इफ़ एनी नंबर एंड विद द ज़ीरो इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 10 और वी कैन से दैट it is also divisible by 2 and 5. Okay, and the prime factorization of 4n is equal to 2 into 2 whole power n. So it is observed that 5 is not in the prime factorization of 4n, कि 5 तो है ही नहीं इस प्राइम फैक्टराइजेशन में. हेंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, कि कोई भी अगर हम n की वैल्यू लेंगे 4n इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5, तो वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा. Therefore 4n cannot end with the digit 0 for any natural number n. ठीक है, ये आपको 4n का केस समझ में आ गया. अब हम केस कर सकते हैं 6n का. ये देखिए, तो 6n को मैंने अगर फैक्टराइज किया तो क्या कर आता है फैक्टराइजेशन से, इसका आंसर 2 इंटू 3. तो यहाँ पर भी देखिए कि 5 मिसिंग है, 5 तो है ही नहीं. मतलब 6n जो नंबर होगा वो 5 से डिवाइड ही नहीं होगा. 5 से डिवाइड ही नहीं होगा तो मतलब उसका एंड डिजिट ज़ीरो नहीं आ सकता. एक और नंबर देख लेते हैं 8n. तो अगर मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखिए इसके फैक्टर्स आए ये, तो यहाँ पर भी 5 मिसिंग है. देयरफॉर
8n कैनॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। एक और केस देखते हैं, 10n लेते हैं सपोज, या मैं लेती हूँ नहीं 20n लेते हैं, चलो ठीक है। इसके फैक्टर्स क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 5 पावर n। अब देखिए एक पेयर आ गया 2 इंटू 5 का, मैंने क्या बोला था, अगर एक डिजिट 0 होगी किसी नंबर में तो एक पेयर ही चाहिए, तो यहाँ पर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 20n एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, ठीक है, कि 20n जो नंबर है उसका एंड डिजिट 0 आ सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें 2 and 5 का एक पेयर प्रेजेंट है, हैज़ अ फैक्टर। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया? आपको कॉपी पे ऐसे लिखना है, ठीक है, क्वेश्चन को रटना नहीं है, उसको समझिए। समझ के अगर आप कोई भी अपनी वर्डिंग में कुछ भी लिख सकते हैं जो एक वैलिड होना चाहिए, ठीक है, जो आप लिखेंगे वो वैलिड होना चाहिए, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कॉम्पोजिट नंबर्स। हमें बताना है कि ये जो एक्सप्रेशन है कॉम्पोजिट नंबर्स क्यों हैं। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि कॉम्पोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, और मैंने यहाँ पर क्या लिखा, कॉम्पोजिट नंबर हैव फैक्टर्स अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, ठीक है, ये भी एक वैलिड डेफिनेशन है। तो मैं फर्स्ट एक्सप्रेशन लेट करती हूँ, मैंने लेट किया, देखिए 13 दोनों में है, दोनों टर्म्स में प्रेजेंट, तो मैंने कॉमन लिया। देन 7 इंटू 11 प्लस 1 77 प्लस 1 13 इंटू 78, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आया। आप चाहे तो इसे बोर्ड मास रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं, आंसर हमेशा सेम आएगा। ओके, अब देखिए 13 तो प्राइम नंबर है पर 78 प्राइम नंबर नहीं है, तो मैं इसके फैक्टर्स बनाऊंगी। ये देखिए मैंने फैक्टर्स बनाए, 2 39 78, देन 13 के टेबल से डिवाइड किया, 13 3 39 एंड 3 1 3। तो ये देखिए यहाँ पर तो फैक्टर्स, तो ये देखिए क्या है, 13 2 13 3, ये तो फैक्टर्स है। इसका मतलब क्या है कि इस एक्सप्रेशन में 6 भी फैक्टर है, देखो 2 3 6 है और 13 भी इसका फैक्टर्स है। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये एक्सप्रेशन है वो क्या हो गया, कॉम्पोजिट नंबर। नाउ नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखिए क्या है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ठीक है। मैंने पहले इस टर्म को पूरी को सॉल्व किया, पहले मैंने फर्स्ट टू लिया, 7 6 42, 5 4 20, 3 2 6 प्लस 5, देन 20 इंटू 6 120 एंड 42 इंटू 120 5040 प्लस 5 5045। मैंने इसके फैक्टर्स बनाए, देखिए 5 पे मैंने इसको डिवाइड किया तो क्या आंसर है, 109। तो हमें नहीं पता कि 109 आगे डिवाइड होगा, ये कॉम्पोजिट नंबर है या प्राइम नंबर, आई डोंट नो, पर देखिए 5 इसका फैक्टर आ गया, 5 फैक्टर आ गया। अगर ये नंबर है, ये सपोज ये नंबर है हमारे पास, कॉम्पोजिट नंबर क्या होंगे, मैंने अभी यहाँ पर ऊपर डेफिनेशन क्या लगी, उसके फैक्टर्स होंगे 1 और उस नंबर को छोड़ के। ये देखिए 1 को भी छोड़ दिया, नंबर को भी छोड़ दिया, तो एक 5 और आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये नंबर भी क्या हो गया, कॉम्पोजिट नंबर। नाउ please pause the video to note it down. Next question is an army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. Okay, ये 616 members हैं, वो क्या करेंगे, मार्च करेंगे किसके पीछे, आर्मी बैंड के पीछे जिसमें 32 मेंबर्स हैं। ओके, द टू ग्रुप्स आर टू बी मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, कि जब दोनों मार्च करेंगे तो नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ओके, मतलब इसका मतलब क्या होगा, जो वो लाइंस बनाएंगे दोनों मेंबर्स वो सेम होनी चाहिए। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, कि कितनी लाइंस जो होंगी या कितने कॉलम्स जो होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स जो होंगे वो कितने बनाएंगे, ठीक है, मार्च करते टाइम। ओके स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। उसने क्या बोला कि आर्मी बैंड मार्च कर रहा है, 32 मेंबर्स हैं उसमें, तो उसके पीछे एक आर्मी के और एक बैंड है, आप सोच सकते हैं मेंबर्स हैं, 616 मेंबर्स हैं जो बैंड के पीछे क्या कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं। ओके, तो उसने बोला है कि दोनों ग्रुप्स हैं, 2 ग्रुप्स हैं, एक 32 मेंबर्स का, एक 1616 मेंबर्स का। उनमें जब वो मार्च कर रहे हैं सेम नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उनमें, जो उनके लाइंस बना रहे हैं। ये देखिए मान लीजिए ये 32 मेंबर्स हैं जिन्होंने लाइंस बनाई हैं, ऐसे
ऐसे लाइंस बनाएंगे, ठीक है। और जो 1616 मेंबर्स हैं उन्होंने भी लाइंस बनाई है। उन्होंने बोला है कि वो सेम नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, मतलब उनकी लाइंस जो हैं वो सेम नंबर्स हैं, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब वो कितनी मैक्सिमम नंबर्स ऑफ लाइन बनाएंगे मार्च करते टाइम। ओके, तो स्टूडेंट्स ये देखिए, सपोज कर रहे हैं हम कि लेट एक्स बी द number of band members in each column। हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि जो एक कॉलम में x मेंबर्स हैं, ठीक है, हर एक कॉलम में x मेंबर्स हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, और एक मैंने लेट चीज़ कर ली n क्या ले लिया, नंबर ऑफ कॉलम्स। अब देखिए इस बैंड में, इस ग्रुप में 32 मेंबर्स थे। ओके, तो अगर एक लाइन में x मेंबर्स हैं तो n लाइंस में, n कॉलम्स में कितने मेंबर्स होंगे, x इंटू n। ऐसे दूसरे ग्रुप में देखिए, दूसरे ग्रुप में क्या है कि अगर एक लाइन में, यहाँ पर मैंने इस बैंड के लिए x लेट किया, अब देखिए यहाँ पर नंबर ज़्यादा है तो मैंने इस बैंड के लिए y लेट कर लेती हूँ, ठीक है। y बी द नंबर ऑफ मेंबर्स, आर्मी मेंबर्स इन ईच कॉलम। क्योंकि देखिए बच्चे, यहाँ पर दोनों के डिजिट्स तो क्या है, नंबर्स तो अलग अलग है ना, इसमें ज़्यादा उसमें कम है, ठीक है। अगर सेम नंबर होते तो हम एक्स एक्स लेट कर लेते, पर इसमें क्या है, उसने लाइन सेम बोला है, उसने ये नहीं बोला कि हर लाइंस में मेंबर्स भी सेम होंगे। मेंबर्स तो ज़्यादा हो सकते हैं, ऑफ कोर्स इस ये नंबर ज़्यादा है तो इसके मेंबर्स भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर वाई लेट कर लेती हूँ कि इस आर्मी ग्रुप में, एक ग्रुप नंबर 2 ले लेते हैं, ग्रुप नंबर 1 ले लेते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ग्रुप नंबर 2 ये ले लेते हैं, इन ग्रुप नंबर 1, और ये क्या आ गया, इन ग्रुप नंबर 2, ठीक है। तो इस ग्रुप में मैंने ले लेती हूँ लेट वाई बी द नंबर ऑफ आर्मी मेंबर्स इन ईच कॉलम। तो एक लाइन में अगर वाई पर्सन्स हैं तो एन लाइन में कितने पर्सन्स होंगे, एन, y इंटू एन। ओके, अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये देखिए मैक्सिमम, ये दोनों क्या है, कॉमन है, और ये क्या है, मैक्सिमम भी है। तो कॉमन भी है एंड कॉमन फैक्टर है ये n, और हमने क्या फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम। तो जब कॉमन फैक्टर है हमारे पास तो हमने मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने क्या फाइंड आउट करना है, HCF। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं रिपीट कर देती हूँ। ये देखिए उसने बोला कि आर्मी के 2 ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप में 32 मेंबर्स हैं और एक ग्रुप में 1616 मेंबर्स हैं, ठीक है। दोनों ग्रुप के जो कॉलम्स हैं, मतलब जो लाइंस बना रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, सेम होनी चाहिए मार्च करते टाइम। तो हमने फाइंड आउट करना है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितनी लाइंस बना सकते हैं, मतलब कितने कॉलम्स बना सकते हैं, ठीक है। मैंने सबसे पहले ग्रुप 1 लिया 32 मेंबर्स का, मैंने सपोज कर लिया वो लाइंस जो बना रहे हैं, एक लाइन में उनके x मेंबर्स हैं, ठीक है, एक लाइन में कितने मेंबर्स हैं, x मेंबर्स हैं। ओके, तो और ग्रुप 2 में कितने हैं, 1616 मेंबर्स हैं, और एक लाइन में उनके y मेंबर्स हैं। ओके, और मैंने लेट कर लिया n बी द नंबर ऑफ कॉलम्स या नंबर ऑफ लाइंस। तो 32 मेंबर्स हैं, एक लाइन में x पर्सन्स है, तो n लाइन में कितने पर्सन्स होंगे, x इंटू एन, वो इसके इक्वल आएगा। ओके, तो ऐसे 1616 में देखिए कि एक लाइन में y होते हैं मेंबर्स, तो n लाइंस में कितने होंगे, y इंटू एन, जो 1616 के इक्वल होगा। तो उसमें क्या देखिए, ये यहाँ दोनों में ध्यान से देखिए, n क्या है, कॉमन फैक्टर है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस। n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स ही है ना, नंबर ऑफ लाइंस ही है, ठीक है। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इन दिस केस वी हैव टू कैलकुलेट द HCF। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने क्या करना है, आपको लिखना कैसे है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स
इज द HCF ऑफ 32 एंड 16। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन दोनों का क्या कर देंगे, HCF फाइंड आउट कर देंगे। तो HCF कैसे फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है 32 एंड 16 116 की। देखिए मैंने यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन की है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ओके, दैट मीन्स 2 रेज़ टू पावर 5, ओके, हम ऐसे इसको लिख सकते हैं। और मैंने अगर 16 की फैक्टराइजेशन की, वो क्या आई 2 पावर 3 इंटू 7 इंटू 11। तो HCF क्या होता है बच्चे, मैंने आपको बोला था प्रीवियस लेक्चर में, हमने ये टॉपिक किया है कि HCF कैसे फाइंड आउट करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या है 2, तो इसकी सबसे छोटी पावर क्या है 3, तो यहाँ पर HCF क्या आ गया 2 पावर 3 विच इज़ इक्वल टू 8। तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये 2 कॉमन है, ये भी 2 कॉमन है और ये भी 2 कॉमन है, तो 3 बार आया 2, तो ये देखिए 2 पावर 3 विच इज़ इक्वल टू 8। हैंस मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च इज 8। स्टूडेंट्स आपको लिखना इस तरह है, ठीक है, ये जो मैंने ऊपर आपको सिर्फ समझाया है, ओके, यहाँ आप डायरेक्ट भी यहाँ से पता लगा सकते हैं कि अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स बोला है तो दैट मीन्स मैक्सिमम का नंबर, मैक्सिमम क्या होता है HCF फाइंड आउट करना है। H मतलब हाईएस्ट, मैक्सिमम, लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट, अगर ऐसे वर्ड यूज़ हो रहे हैं इसका मतलब क्या होगा, हमें फाइंड आउट क्या करना है HCF, ओके। ये चीज़ आपको सिर्फ समझाने के लिए है, आपको अगर लिखना है तो पेपर में आप ये भी लिख सकते हैं, मार्क्स तो नहीं कटेंगे, पर अगर आप इतना भी लिखते हैं तो ये भी वैलिड है, ओके स्टूडेंट्स। क्वेश्चन इज देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। Priya takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? एक सर्कुलर पाथ है, सपोज कीजिए ऐसा सर्कुलर पाथ है, यहाँ से राउंड लगाने स्टार्ट किए हैं प्रिया और रवि ने। इस पॉइंट से उसने बोला है सेम पॉइंट, ओके, सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से प्रिया ने भी लगाने शुरू किए और रवि ने भी सेम टाइम, मतलब एक ही टाइम पे शुरू किए हैं, ठीक है, और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो मतलब इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ओके। प्रिया ने कितना टाइम लिया है, प्रिया टेक्स 18 मिनट्स एक राउंड के लिए, मतलब पर राउंड के लिए 18 मिनट्स ले रही है, और रवि ने कितना टाइम लिया है 12 मिनट्स पर राउंड। रवि टेक 12 मिनट्स पर राउंड। ये देखिए इसका मतलब है कि रवि फर्स्ट राउंड जल्दी कंप्लीट कर रहता है, दैट मीन्स रवि की स्पीड ज़्यादा है, ओके, उसका कम टाइम है, इसका मतलब उसकी स्पीड ज़्यादा, तभी वो पहले कंप्लीट कर रहा है। हमें क्या बोला है उसने निकालने के लिए, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स, कितने मिनट्स बाद दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर मीट करेंगे, ठीक है, हमें क्या निकालना है कि कितने मिनट बाद दोनों दोबारा मीट करेंगे, हमने वो टाइम, उतने मिनट्स फाइंड आउट करने हैं। तो प्रिया ने एक राउंड के लिए 18 मिनट्स ले रही है, सो देखिए यहाँ पर राउंड्स और यहाँ पर लेते हैं टाइम, ठीक है, एक राउंड के लिए वो 18 मिनट्स ले रही है, 2 राउंड के लिए वो कितने मिनट्स लेगी 18 इंटू 2, ठीक है, या 18 प्लस 18, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 18 इंटू 2। 3 राउंड्स के लिए वो कितने मिनट्स लेगी 18 इंटू 3, तो ये देखिए 18, 36, 54 सो ऑन। ये किस केस में था, प्रिया के केस में। अब देखिए रवि के केस में, एक राउंड में वो कितने मिनट्स ले रहा है 12, 2 राउंड्स में वो कितने मिनट लेगा 2 इंटू 2, 12 इंटू 2 दैट इज़ 24। 3 राउंड्स के लिए वो कितने मिनट्स लेगा 12 इंटू 3 दैट इज़ 36। अब देखिए ये क्या है, मल्टीपल्स है, मल्टीपल्स में जा रहे हैं, तो हमें क्या बोला उसने कितने मिनट बाद वो मिलेंगे, मतलब कॉमन पॉइंट है ना ये, तो कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करेंगे हम, कम से कम कितने मिनट बाद वो मिलेंगे, दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इस केस में हम क्या फाइंड आउट करेंगे LCM, ठीक है। ये तो समझाने के लिए, अब आपको लिखना कैसे है वो देखिए,
रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मिनट इज़ द एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, इन दोनों का एलसीएम ही होगा 18 और 12 का। तो हमने क्या किया, 18 और 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन की, तो फैक्टर्स क्या है 2, 18 क्या है 2 इंटू 3 इंटू 3 विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू 3 पावर 2, एंड 12 के फैक्टर्स क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3 विच इज़ इक्वल टू 2 पावर 2 इंटू 3। तो अगर हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है तो एलसीएम कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया है प्रीवियस लेक्चर में। सबसे पहले हम कॉमन फैक्टर्स लिखते हैं। कॉमन फैक्टर्स क्या है 2, 3 दिस वन, और नॉन कॉमन फैक्टर जो नॉन कॉमन है उसको साथ में मल्टीप्लाई करते हैं। ये हम ऐसे कर सकते हैं, या हम एक और चीज़ भी कह सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ कॉमन मल्टीपल, ओके, एंड नॉन कॉमन मल्टीपल। तो देखिए कॉमन मल्टीपल 2 है तो ग्रेटेस्ट पावर क्या है 2, और यहाँ पर 3 भी कॉमन मल्टीपल है तो ग्रेटेस्ट पावर क्या है 2। तो एलसीएम क्या आ गया 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 2 विच इज़ इक्वल टू 36। दैट मीन्स प्रिया और रवि स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा कितने मिनट बाद मिलेंगे 36। ओके स्टूडेंट्स, आपको इन स्टेटमेंट सम्स में सिर्फ आपको ये पता लगाना है स्टार्टिंग में कि हमने इस केस में एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। ओके, बाकी प्रोसीजर करना इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ फाइंड आउट करना मुश्किल है कि एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। मैं ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देती हूँ। उसने क्या बोला है कि सर्कुलर पाथ है, ठीक है, तो प्रिया और रवि राउंड्स ले रहे हैं। प्रिया एक राउंड 18 मिनट्स में कंप्लीट कर रही है और रवि एक राउंड 12 मिनट्स में कंप्लीट कर रहा है। ओके, देन उसने क्या बोला है, दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, एक ही टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं और एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमें फाइंड आउट करना है कि दोबारा वो स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि प्रिया एक राउंड 18 मिनट में कंप्लीट कर रही है, 2 राउंड 36 मिनट में कंप्लीट कर रही है, 3 राउंड 54 मिनट में कंप्लीट करेगी, सो ऑन। ठीक है, ऐसे ही रवि एक राउंड 12 मिनट्स में कंप्लीट करेगा, 2 राउंड 24 में, ठीक है, और 3 राउंड 36 में। ये क्या आ रहे हैं बच्चे, मल्टीपल्स आ रहे हैं 18 और 12 के। तो हमें क्या करना है, कॉमन मल्टीपल निकालना है। और सबसे उसने क्या बोला है, कम से कम कितने मिनट बाद मिलेंगे। कम से कम का मतलब होता है एटलीस्ट, तो दैट मीन्स हमें क्या फाइंड आउट करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।